अस्सलाम वालेकुम दुनिया। और आज हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन में कुछ ये पॉइंट्स है चंद, जिसके बेस पे ये पूरी नेशनल यूएन जो है वो चलती है। इसको हम देख लेते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस। All were established in 1945 when the United Nation was found. यूनाइटेड नेशन फाउंड कब हुई थी? ये 1945 में बनी थी। और इसकी पहले नंबर पे जो असेंबली आती है उसको जनरल असेंबली बोला जाता है। और जो जनरल असेंबली ही इसकी मेन एक पार्ट कह लें या उसका एक ऑर्गन कह लें, मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। जनरल असेंबली ही इसका मेन एक हेड है, जिसके नीचे सारे उसके डिपार्टमेंट चलते हैं। It's composed of representative members from all member states, each of which has one vote. इसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं उनके पास, सबके पास एक वोट का हक होता है। पाकिस्तान है, इंडिया है, या जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके पास एक वोट का हक हासिल होता है कि वो अपना वोट इसमें डाल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग 2/3 मेजोरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, बजटरी मैटर और डिसीजन ऑफ डिस्कशन ऑफ मेंबर्स। इसकी डिसीजन मेकिंग मेकिंग जो है वो 2/3 मेजोरिटी से होती है। जो 2/3 मेजोरिटी डिसाइड करती है वही इसका डिसीजन होता है। वो आया कि वो पीस पे हो, सिक्योरिटी पे हो, बजटरी मैटर्स हैं उस पे हो, या डिसीजन या कोई भी मसला है आपका, तो उस पे 2/3 मेजोरिटी ही चलती है और उसी पे ही सारा काम होता है। सिटिंग अरेंजमेंट चेंजिंग ईच सेशन इन जनरल असेंबली हॉल। जैसे कि आपने देखा है, कभी भी आप गूगल पे देखें या आप न्यूज़ में देखते हैं, तो आप यूएन जो है वो अभी, पहले तो हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता था। जब से इमरान खान या जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाते हैं, तो जाके वो यूएन में अपना खिताब करते हैं, तब से आइडिया हुआ है कि यूएन भी, यूएन क्या चीज़ है और उसको उसके जो है सिटिंग अरेंजमेंट या किस तरह कैसे होते हैं। तो इसका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे होता है कि जैसे एक कंट्री जो अभी इस दफ़ा फ्रंट पे बैठी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब बैक पे जाती जाएगी। जैसे स्टूडेंट होते हैं तो उनको क्लास में टीचर जो हैं वो उनको आगे पीछे जो है वो शफल करते रहते हैं कि अब अगर पिछला बच्चा है तो वो अब आगे आ जाए, या जो आगे वाला बच्चा तो पीछे चला जाए। तो इसका शफलिंग होती रहती है, मतलब उसकी सिटिंग अरेंजमेंट में, जनरल असेंबली हॉल के। अच्छा जी, आगे हम इसका देखते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है, अंडर द चार्टर द सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो अंडर द चार्टर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट जो है उसके तहत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी काउंसिल की। इट हैज 15 मेंबर्स एंड ईच मेंबर हैज वन वोट। इसके 15 मेंबर्स होते हैं और उनके पास एक वोट का हक हासिल होता है। 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और वो 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं, और 5 इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट चेंज एवरी मंथ ऑन रोटेशन। जो उसका प्रेसिडेंट होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो हर साल मतलब सॉरी हर महीने में रोटेट होता रहता है, मतलब उसकी रोटेशन पे ड्यूटी होती है। अच्छा जी, अब इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो परमानेंट हैं ही तब से, जब से ये सिक्योरिटी काउंसिल बनी है, सॉरी जब से यूनाइटेड नेशन बनी है तब से। और इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भी 2 साल के बाद हर वक्त मतलब चेंज होते रहते हैं। वो परमानेंट नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। इसके परमानेंट मेंबर्स देख लेते हैं। इसके परमानेंट मेंबर्स हैं परमानेंट चाइना, फ्रांस, रशिया, फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो चेंज नहीं होते, और इनका जो फैसला किया होता है मतलब वो एक पावर रखता है। वीटो पावर्स की बहुत देखते हैं कि वो क्या होती है। द पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स टू वीटो, रिजेक्ट, वीटो का मतलब होता है रिजेक्ट करना, एनी रिलेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल
मतलब उसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो उनके पास हक हासिल होता है कि उनको कोई फैसला दुरुस्त नहीं लग रहा तो वो उसको वीटो कर सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का जो भी कोई फैसला हो। मेंबर स्टेट ऑफ यूएन विच इज नॉट अ मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में participate in decision without a vote when the council consider that country's interests are affected। मेंबर स्टेट जो है उसके यूएन के ये इसके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं होते, लेकिन वो पार्टिसिपेट डिस्कशन में करते हैं विदाउट वोट। मतलब जैसे 15-15 जो उसके मेंबर्स हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट, तो वो तो अपना हक अपना फैसला या अपनी बात सामने रखते हैं। लेकिन जो है जैसे बाकी सारी उसके जो मेंबर्स हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, जितने भी उसके मेंबर्स हैं, तो वो जाते हैं वहां पे अपना और अपना अपनी कोई भी उसका उनका मसला है, इशू है, तो वहाँ डिस्कस करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, लेकिन अपना वोट देने का वो हक उनके पास नहीं होता। सिर्फ वो डिस्कस ही करते हैं और उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन करते हैं या कोई भी इंटरेस्ट उनके जो है कंट्रीज के, उसको डिस्कस करते हैं वहाँ पे, तो उसको कंसीडर किया जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द बॉडी स्टैब्लिश्ड इन 1946। इसको इकोनॉमिक सो बोला जाता है, द प्लेस वेयर द वर्ड्स इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस आर डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस इशूड। यहाँ पे जो है ना, ये एक सोशल इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यहाँ पे जो है वो जो इकोनॉमी और सोशल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उनको डिस्कस किया जाता है, उस पर डिबेट होती है और उसको पॉलिसी बनाई जाती है और उसको फिर उस पे लागू किया जाता है और उस पे अमल दरामद करवाया जाता है। द वर्क ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वॉल्व्स सो मैनी इश्यूज। जो इसका इसमें बहुत सारे इश्यूज को भी डिस्कस किया जाता है। इट हैज मैनी कमीशंस टू हेल्प इट। इसमें उसमें कमीशंस बनाए जाते हैं जिसमें जो इसकी हेल्प आउट करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। उसके भी हम आगे देखते हैं कि वो कमीशंस उनका नाम क्या होता है और उसको क्या कहते हैं। अच्छा जी। अब हम देखते हैं कि इसके जो कमीशन बनाए जाते हैं उसको फंक्शनल कमीशंस भी बोला जाता है। दे मेल्ट रेगुलरली and report back to its on such issues, human rights, social development, and the status of women, crime preventions, erotic drugs, and science and technology। जो मिशंस बनाए जाते हैं इस उस काउंसिल को चलाने के लिए, उसको मतलब जो भी सोशल और इकोनॉमिक के मामलात पे उस पे कमीशंस बनाए जाते हैं उसको फंक्शनल कमीशंस बोला जाता है। और वो रेगुलरली मतलब रोजाना की बुनियाद पे रिपोर्ट बैक टू इट्स ऑन सच इश्यूज, मतलब उस पे उसको मिलते हैं उस पे और उस इश्यूज को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में है, अगर सोशल डेवलपमेंट के बारे में है, या स्टेटस ऑफ वुमेन, या क्राइम प्रिवेंशन, रोटिक ड्रग्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर किसी के ऊपर जो कमीशंस बनाए हुए हैं और वो रोजाना की बुनियाद पे उसको रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें जो भी मसला मसाइल है उसको डिस्कस किया जाता है। अच्छा जी। जनरल असेंबली फॉर 3 इयर्स टर्म्स, इसकी जो जनरल असेंबली की 3 इयर्स टर्म्स हैं इसमें रीजनल कमीशंस जो कमीशंस हैं वो 5 प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जितने कमीशन जो बनाए जाते हैं उसमें 5 कमीशन होते हैं। और रीजनल कमीशंस 5 प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। ये जो कमीशंस होते हैं वो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और कॉर्पोरेशन इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन में वो काम करते हैं। और इस कमीशंस को आप क्या बोलते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इसका जो है आप ये वाला भी साथ में याद कर लीजिए क्योंकि ये जब आप पीपीएससी एग्जाम हो तो उसमें ये वाला एक अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, ईसीए। और इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ईसीई। इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, ईसीएलएसी।
इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ESCAP, इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, ESCWA। ये 5 मिशंस होती हैं जो कि आपकी आया कि साइंस में कोई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्राइम प्रिवेंशन, नेरोटिक ड्रग्स, वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन, या ह्यूमन राइट्स, या कोई भी किसी भी जो इसके मेंबर स्टेट्स है उसमें मसला चल रहा है, तो ये कमीशन जो है ना वो उसको सॉरी वो उसको देखते हैं। तो इन जो है ना आप इस पूरे एक फंक्शनल जो इसके मिशंस हैं उसको आपने देखा है, और इसमें कोई भी अगर मसला आ रहा है तो वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसकी एक ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है। इसका मकसद ये था कि मतलब अब तो ये खत्म हो चुकी है, अब इसको इतना इसकी वैल्यू नहीं है। दिस वाज established to provide international supervision of 11 trust territories and to make sure that the adequate steps were taken to prepare the territories for the self government or independence। इसका मकसद ये था कि 11 जो है वो टेरिटरीज जो थी उसमें उनकी जंग हुई या जो भी हुआ, उनकी इकॉनमी इतनी डाउन होगी जिसकी वजह से उनका कोई भी पॉलिटिकल वो नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, या पॉलिटिकल जो भी इशू चल रहा था, तो उसको उसके लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई। ये इन उनकी जो है वो देखभाल और इसकी लुक आफ्टर ये 11 मेंबर स्टेट की ये जो ये करेगी ट्रस्टीशिप काउंसिल। और उसमें जो भी मसला है या उनकी कोई डिफेंस में मसला है या किसी चीज में भी गर्म किसी चीज में मसला है तो वो उसकी लुक आफ्टर करेंगी। एम्स ऑफ ट्रस्टीशिप सिस्टम गॉट fulfilled by 1994 and all trust territories attained self-government or independence either as separated states or by joining neighboring। बाद में 1944 में ये जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो फिर उन्होंने अपनी कोई सेल्फ गवर्नमेंट बना ली, या फिर वो या उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली, या फिर वो किसी सेपरेट स्टेट जो नेबरिंग कंट्री है कोई भी कंट्री है तो उनके साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी ना वो उसका आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होना शुरू हुई। दिस काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994। जब इन्होंने इस जो 11 वो थी ट्रस्टी टेरिटरीज ट्रस्ट टेरिटरीज वो जब जैसे ही किसी ने किसी में वो शमूलियत इख्तियार की किसी नेबरिंग कंट्री में, या उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, या फिर कोई उन्होंने अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना ली, तो उसके बाद जो है ना वो 1994 में ये 1 नवंबर को ये ट्रस्टी काउंसिल जो है ना वो खत्म हो गई थी। इसका सेक्रेटेरिएट देखते हैं। इसके सेक्रेटेरिएट जो है उसमें होता है कंपनी सेक्रेटरी जनरल एंड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ इंटरनेशनल UN स्टाफ मेंबर्स। उसमें जो है ना वो हजारों की तादाद में जो है वो उसका एक उसका सेक्रेटरी जनरल होता है और बाकी हजारों की तादाद में इसके जो है ना वो नीचे मेंबर्स स्टाफ होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, उसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड हेड ऑफ सेक्रेटरीट भी बोला जाता है, बाय जनरल असेंबली फॉर 5 ईयर। ये जो जनरल सेक्रेटरी है वो 5 साल के लिए मुंतखब होता है, और इसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोला जाता है और हेड ऑफ सेक्रेटरीट भी बोला जाता है। मतलब मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि जो जनरल सेक्रेटरी है ना वही इसका मेन हेड होता है, वही इसका सारा जो है वो निज़ाम देख रहा होता है, और वही उसका जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे ही वो उनका जनरल सेक्रेटरी होता है। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN एंटोनियो गुटरेस और 9th जनरल सेक्रेटरी हैं ये, टुक ऑफिस ऑन 2017। इन्होंने 2017 में ऑफिस संभाला और 9 में वो जनरल सेक्रेटरी हैं। बिफोर हर सर्व्ड एज UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज फ्रॉम 2005 टू 2015। वो ये जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले वो हाई कमिश्नर थे UN के फॉर रेफ्यूजीज के, और 2005 से 2015 तक थे। Also served as PM of Portugal from 1995 to 2002। ये पोर्तुगल के जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1995 से 2002 तक।
अच्छा जी, सेक्रेटेरिएट के बाद देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो है वो मेन और लास्ट वाला जो इदारा है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। द कोर्ट इज चार्ज विद सेटिंग लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेटस एंड गिविंग एडवाइजरी ओपिनियंस टू द यूएन एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये जो इदारा है ना, ये इसकी उसको ब्रीफ करता है आप जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल को। और द कोर्ट इज चार्ज विद सेटिंग लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड गिविंग एडवाइजरी ओपिनियंस टू द यूएन एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। जैसे अब अभी अभी हमारा एक मामला था कुलभूषण जाधव वाला, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, बल्कि अभी भी चल रहा है। तो इसमें हम दोनों कंट्रीज अगर जो उनकी अपनी जो सुप्रीम कोर्ट जैसे है हमारी, वो अगर फैसला नहीं कर सकती तो वो फैसला फिर जाता है यूएन में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो उसमें हम ये करेंगे कि अगर हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे दोनों, इंडिया और पाकिस्तान, तो फिर हम उसको वहां लेके जाएंगे। वो फिर डिसाइड करेगा कि क्या आया, ये किस हक में इसको फैसला देना है। तो इसका बेसिक मकसद मतलब ये इस कोड का ये है कि जो भी कंट्रीज जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं, उसके अपनी कंट्री में कोई दो कंट्री के दरमियान का मसला चल रहा है, तो वो फिर फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है और फिर वो इसका फैसला सुनाती है और उसको देखते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9 years बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 15 जज होते हैं जो 9 साल के लिए जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इसको इलेक्ट करता है। और मतलब इसको जो रन कर रहे हैं, मतलब इसको जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो यूएन, सॉरी, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल है। द सेट ऑफ द सीट ऑफ द कोर्ट इज एट द पीस प्लेस इन द हैगो, नीदरलैंड। जो इसका सेटअप है, जो इसका जगह मतलब जहाँ पे इसका ऑफिस है, वो नीदरलैंड में है, हैगो में। ऑफिशियल लैंग्वेज आर यू इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। आईसीजे, इंटरनेशनल जस्टिस जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। पहले जो हम पहले इसमें था वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, वो इतना अच्छे से रन नहीं हुआ, फिर इसको इसने रिप्लेस कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। तो जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो और इसमें कोई भी मसला हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक मेरा चैनल है करंट अफेयर बाय सोनिया, तो उस पे जो है वो आप उसको भी प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।